हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इकोनॉमिक्स ग्लोबलाइजेशन पार्ट 2। ठीक है, इस पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। ओके, तो यहाँ पे हम समझेंगे व्हाट इज लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो वी कैन सी रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मीन्स होता है एक प्रकार का उदारीकरण या कह लीजिए ट्रेड में रेस्ट्रिक्शन को खत्म करना, जिससे कि दो देशों के बीच में इजीली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो सके। ठीक है, तो ऐसे जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जो ट्रेड बैरियर जिसे हम टैक्स कहते हैं, टैक्स के रूप में गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर्स लगाती है, उस ट्रेड बैरियर्स को खत्म करना या इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्रेंडली बनाना ही आपका क्या कहलाता है, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। ओके, तो वी इजली अंडरस्टैंड, जैसे चाइनीज, बहुत सारे चाइनीज प्रोडक्ट हमारे इंडिया में आ रहे हैं, तो उन चाइनीज प्रोडक्ट को यदि गवर्नमेंट चाहती है कि इन्हें हम रोकें, ताकि हमारे इंडिया के अंदर जो है, जो खिलौना बनाने वाले हैं या टॉय बनाने वाले हैं, उनको भी थोड़ा सा सपोर्ट मिले, उनके साथ जो कंपटीशन है वो कम हो, उनको प्रॉफिट हो, तो गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर्स लगाती है। लेकिन अगर इन्हीं ट्रेड बैरियर्स को ख़त्म कर दिया जाए या बिल्कुल लो टैक्स लिया जाए, तो इससे क्या होगा, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा वो आपका बढ़ जाएगा। तो यही यहाँ पे बात की जा रही है लिबरलाइजेशन की। तो लिबरलाइजेशन मीन्स होता है रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस। रेस्ट्रिक्शंस वही होते हैं टैक्स। ठीक है, तो इनको अगर खत्म कर दिया जाए तो लिबरलाइजेशन हो जाएगा और ट्रेड आसानी से होता रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आप लिबरलाइजेशन समझ गए होंगे, रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। ट्रेड बैरियर आप समझ गए होंगे, imposing tax on imports is called trade barriers। ठीक है, it reduce foreign competition। कहने का मतलब जो टैक्स लगाया जाता है इंपोर्ट पे, वही हमारा ट्रेड बैरियर्स होता है। कई बार गवर्नमेंट ये सोचती है कि हमारे जो देश के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको फॉरेन कंपटीशन से अगर बचाना है तो वो टैक्स लगा देती है इंपोर्ट पे, ताकि जो इंपोर्टर है इंडिया के अंदर, अपने देश के अंदर, वो ज़्यादा चीज़ों को इंपोर्ट ना कर पाए, और हमारे जो देश के अंदर प्रोड्यूसर्स हैं जो उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, उसकी सेल बढ़ जाए, उसकी बिक्री बढ़ जाए। तो इसलिए ट्रेड बैरियर्स लगा देती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो जितने भी टैक्स इंपोर्ट पे लगते हैं, ठीक है, इंपोर्ट पे यानी आयात पे, बाहर से आने वाली चीज़ों पे, that is called trade barriers। ठीक है, trade barriers reduce foreign competition for the local merchants, local producers। ठीक है, now we can see World Trade Organization, जिसे हम WTO कहते हैं। ठीक है, WTO करेंटली इसमें 164 कंट्रीज हैं और लगभग 98% ट्रेड रेगुलेट किया जाता है WTO से, यानी 98% ट्रेड है WTO के रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होता है। ठीक, तो ये क्या है, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट रेगुलेट्स एंड फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन नेशन। बहुत सारे देशों के बीच में जो ट्रेड हो रहा है उसको रेगुलेट करना, उसको फैसिलिटेट करना, सुविधाएं देना, रूल्स रेगुलेशन के थ्रू उनको चलाना, ये किसका काम है, WTO का काम होता है। ठीक, ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है WTO का, तो WTO वांट्स टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स। जो WTO है ये चाहता है कि ट्रेड बैरियर्स खत्म हो जाए। अगर ट्रेड बैरियर्स खत्म हो जाएगा, दो देशों के बीच में बढ़िया व्यापार होगा, ट्रेड अच्छा होगा, तो इससे क्या होता है, जो इकोनॉमी है वो बूस्ट करेगी। ठीक है, तो इसीलिए जो WTO है वो चाहता है कि ट्रेड बैरियर खत्म हो, यानी WTO वांट्स टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स एंड लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड।
Thou WTO supposed to allow free trade for all, but it is not in practice. कहने का मतलब WTO चाहता तो है कि लिबरलाइज हो जाए, लेकिन इस लिबरलाइजेशन में कहीं ना कहीं कुछ जो स्मॉल कंट्रीज हैं, छोटे देश हैं, उनको नुकसान है। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो अभी ठीक से उनके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन ठीक से नहीं हो पा रहा, तो वहाँ पे जो लोकल मर्चेंट्स हैं वो फॉरेन प्रोडक्ट से जो मैकेनाइज तरीके से बन के आ रहे हैं उनसे कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं कंपटीशन ज़्यादा फेस कर रहे हैं और उनका प्रोडक्ट कम बिक रहा है। इसलिए जो डेवलपिंग कंट्री है वो कहीं ना कहीं इसको क्या करते हैं, ट्रेड बैरियर्स लगाते हैं, ताकि उनके यहाँ के जो लोकल प्रोड्यूसर हैं उनके लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। इसलिए ट्रेड बैरियर्स अभी देशों के द्वारा यूज किया जाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया इट इज नॉट इन प्रैक्टिस। आगे देखते हैं। Here we see impact on consumers, producers and workers। यानी यहाँ बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में ग्लोबलाइजेशन का क्या फर्क पड़ा, तो देखिए फर्क किन पे पड़ेगा। तीन चीजें होती हैं, वो तीन चीजें कौन सी होती हैं जिन पे फर्क पड़ता है? तीन लोग कौन से हैं? कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स। ये तीन लोग होते हैं जिन पे फर्क पड़ता है किसी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का या ग्लोबलाइजेशन का। तो यहाँ पे हम देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले देखेंगे कंज्यूमर्स पे ग्लोबलाइजेशन का क्या असर पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो वो है, देखिए, कंज्यूमर्स एंजॉय ग्रेटर चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी कंज्यूमर को एक प्रोडक्ट की एक से अधिक वैरायटी अवेलेबल हो गई ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि जैसे मोबाइल है, तो सबसे पहले इंडिया में देखो नोकिया के मोबाइल चलते थे, सैमसंग के चलते थे, लेकिन जैसे इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से मतलब डिफरेंट कंपनीज ने अपने मोबाइल यहाँ पे लॉन्च कर दिए। मोटर बाइक्स हैं, कार है, मतलब एक चीज के बहुत सारे ब्रांड, बहुत सारी जो है अवेलेबिलिटी है, ठीक है। तो ये कंज्यूमर्स को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। दूसरा फायदा कंज्यूमर्स को है गेट इंप्रूव्ड क्वालिटी एट लोअर प्राइस प्रोडक्ट। यानी मतलब कोई भी प्रोडक्ट जो कंज्यूमर है उसको इंप्रूव्ड क्वालिटी का मिल रहा है, यानी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट उसको मिल रहा है। उसको उसकी नीड के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट है वो डिजाइन किए जा रहे हैं जैसे कि उसको नीड होती है, ठीक है। गेट इंप्रूव्ड क्वालिटी एट लोअर प्राइस प्रोडक्ट, ठीक, और उसका प्राइस भी कम होके मिल रहा है। कहने का मतलब कम रेट पे अच्छा सामान मिल जाता है। एंजॉय हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और जब कंज्यूमर को अच्छी चीजें मिलेंगी, अच्छे प्रोडक्ट सस्ते रेट में मिलेंगे, तो उनकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी और उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अपग्रेड हो जाएगा। तो कंज्यूमर को फायदा ही फायदा है ग्लोबलाइजेशन से। अब देखिए प्रोड्यूसर्स को क्या फायदा मिला। प्रोड्यूसर्स यानी जितनी भी कंपनीज हैं ये कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स हैं, चाहे वो गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हो। तो देखिए इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं लोकल कंपनीज सप्लाइंग रॉ मटेरियल्स टू एमएनसी। यानी जो बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में लॉन्च हो रही हैं उनके लिए हमारे यहाँ की जो छोटी कंपनीज हैं वो रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करने का काम कर रही है, जिससे कि छोटी कंपनियों को भी अच्छा खासा मुनाफा, अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक। यानी लोकल कंपनीज सप्लाइंग रॉ मटेरियल्स टू एमएनसीज एंड गेट प्रॉफिटेड, ठीक है। तो इस तरह से इनको भी फायदा मिला। दूसरा, टॉप इंडियन कंपनीज हैव बीन एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज कंपटीशन। नहीं, कंपटीशन बढ़ने की वजह से टॉप इंडियन कंपनीज को भी फायदा मिला है। इनको न्यूअर टेक्नोलॉजी रेज्ड प्रोडक्शन ऑफ लोकल कंपनीज। यानी जो बाहर की कंपनियां हैं, जो एमएनसी जब इंडिया में आई तो अपने साथ टेक्नोलॉजी भी लाती है, तो उस टेक्नोलॉजी का फायदा इंडियन कंपनीज को भी काफी ज्यादा मिला है। क्योंकि जो टॉप इंडियन कंपनीज
ठीक, उनको भी फायदा मिला है। और न्यूअर टेक्नोलॉजी की वजह से जो प्रोडक्शन है लोकल कंपनीज का, यानी भारत के अंदर जो लोकल कंपनियां हैं इंडिया के अंदर, उनको भी एमएनसीज के वजह से फायदा मिला है, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी नई मिल गई, जिसकी वजह से उनका भी प्रोडक्शन काफी ज़्यादा बढ़ गया और उनको भी प्रॉफिट मिलने लगा। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है, ग्लोबलाइजेशन हैड एनेबल्ड सम लार्ज इंडियन कंपनीज एज मल्टीनेशनल्स, यानी ग्लोबलाइजेशन की वजह से कुछ भारत की ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां थी जो भारत तक ही सीमित थी, वो पूरी तरह से ग्लोबलाइज हो गई, यानी वो मल्टीनेशनल कंपनी के रूप में डेवलप हो गई। जैसे कि टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल्स बनाती है, ठीक है, यानी बस ट्रक कार ये सब बनाती है। एनफोसिस जो कि आईटी सेक्टर की कंपनी है, ये भी जो है आपकी मल्टीनेशनल कंपनी बन गई, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। रैनमैक्सी जो कि मेडिसिन बनाती है, दवाएं बनाती है। एशियन पेंट्स जो कि पेंट बनाते हैं, ये सब मल्टीनेशनल में कन्वर्ट हो गए। तो ये आप ये जो नोट्स हैं इनको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको आसानी से नोट्स भी मिल जाए और चीज़ें समझ भी आ जाए। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती तो आप बताइएगा, इनको रोक के वीडियो को, आप इसको जो है इसका नोट्स आप ले सकते हैं, ठीक है। नाउ यू सी थर्ड पार्ट, यानी जो थर्ड हमारा वर्कर्स है, वर्कर्स की लाइफ में ग्लोबलाइजेशन का क्या असर है वो हम देखेंगे। देखिए, ग्लोबलाइजेशन एंड द प्रेशर ऑफ कंपटीशन हैव सब्सटेंशियली चेंज्ड द लाइव्स ऑफ वर्कर्स फेस्ड विद ग्रोइंग कंपटीशन। मोस्ट एम्प्लॉयर्स, ठीक है, मोस्ट एम्प्लॉयर्स these days prefer to employ workers flexibly. This means that workers' jobs are no longer secure. Temporary employment is used by MNC और different companies. ठीक है, कहने का मतलब ये जो कंपटीशन है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयर है वो हर चीज़ पे ध्यान दे रहा है। कहने का मतलब कंपटीशन में जो कॉस्ट है अपने प्रोडक्ट को लोअर कास्ट में बेचने के लिए, यानी लोअर कास्ट में बेचने के सेल करने के लिए जो एम्प्लॉयर प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो लेबर की कास्ट को कम कर रहे हैं, उनको परमानेंट की जगह टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, क्योंकि जब उनके पास काम नहीं है तो उसका वो पैसा नहीं पे कर रहे, यानी परमानेंट जॉब अब देना बंद कर रहे हैं धीरे धीरे लोग, क्योंकि परमानेंट जॉब देने से, परमानेंट जो एम्प्लॉय है उनको रखने से उनको उसका बर्डन प्रेशर रहता है लोअर कास्ट में किसी भी प्रोडक्ट को बेचने का। तो इसलिए वो चाहते हैं कि हमें लोअर कॉस्ट में प्रोडक्ट को बेचना है, इसलिए कम से कम सस्ते दामों पे लेबर मिल जाए, क्योंकि जो रॉ मटेरियल की कास्ट है वो तो घट नहीं रही, तो इसलिए वो लेबर की कास्ट को ही घटा रहे हैं। ठीक, जो एम्प्लॉयमेंट है उसको परमानेंट में करके टेम्परेरी कर रहे हैं, जब जरूरत है तब काम पे बुला रहे हैं। तो लेबर की जो लाइफ है कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हुई है ग्लोबलाइजेशन से। और दूसरी चीज जो स्किल्ड लेबर, एजुकेटेड एंड स्किल्ड लेबर है, कहीं ना कहीं उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जो अनएजुकेटेड है, नॉन स्किल्ड लेबर है, उनके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है, यानी जो WTO है और जो डिफरेंट नेशंस की गवर्नमेंट वो चाहती है कि जो ग्लोबलाइजेशन हो वो फेयर ग्लोबलाइजेशन हो। यानी अब यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन, कि कैसे हम ग्लोबलाइजेशन को फेयर करें ताकि सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। तो इसलिए फेयर ग्लोबलाइजेशन क्रिएट, क्योंकि जो फेयर ग्लोबलाइजेशन वो कैसा होना चाहिए, फेयर ग्लोबलाइजेशन क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल एंड आल्सो ensure that the benefits of globalization are shared better for it। ठीक है, shared better for it। Government ensure that labor laws are properly implementing or not। यानी मतलब गवर्नमेंट इस चीज को ध्यान दे रही है
कि अगर सभी को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी अगर मिलना है तो उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ लेबर लॉज फॉलो करने होंगे, जिसकी वजह से कोई भी कंपनी अपने जो वर्कर्स हैं उनको गलत तरीके से यूज ना कर सके, यानी प्रॉपर तरीके से वेज उनको दे, सैलरी दे, और वर्किंग आवर्स और उनके जो सैलरी में ज़्यादा डिफरेंस ना हो, ताकि उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो भी इम्प्रूव हो सके। तो इसलिए लेबर लॉ गवर्नमेंट फॉलो कराती है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेबर की जो लाइफ है कहीं ना कहीं वो प्रभावित हुई है, वर्कर्स की लाइफ प्रभावित हुई है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लेबर लॉज आर प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटिंग और नॉट, ये गवर्नमेंट इस चीज को देखती है ताकि सभी को न्याय मिल सके। यानी जो वर्कर्स की लाइफ है वो काफी प्रभावित हुई है। इसके लिए जैसे जो भी कंपनी है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट कंपनीज कट द वेज ऑफ वर्कर्स, यानी जो सैलरी है, वेज है, उसका दिहाड़ी है, वो वर्कर्स की काट रहे हैं और टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए जॉब सिक्योरिटी खत्म हो रही है। ठीक है, कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, यानी जॉब सिक्योरिटी खत्म हो रही है। और सीजनल एम्प्लॉयमेंट जो हो मिल पा रहा है। ठीक है, क्योंकि उनको चीप रेट में प्रोडक्ट बेचना है। ठीक है, चीप रेट प्रोडक्ट सेल करना है। ठीक है, चीप रेट प्रोडक्ट सेल करना है, तो उनको जो है ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही है ग्लोबलाइजेशन के कंपटीशन को फेस करने के लिए। तो यहाँ हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से वर्कर्स सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। तो आज हमने ये टॉपिक यहीं तक एक्सप्लेन किया है, और इसका जो कुछ पॉइंट्स अगर छोटे होंगे तो हम नेक्स्ट इसमें कर देंगे आगे, लेकिन फिलहाल ये चैप्टर यहीं तक। आप लोग इसको कई बार देख लीजिएगा वीडियो, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप अपना फीडबैक कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, तो ओके।